आपका चिल्ड्रन आपके अपने चैनल नी क्वांटम क्लासेस पर। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 के लिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब हुआ ये है कि आधा वीडियो मान लीजिए पहले है, तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के बाद एक कंबाइंड वीडियो बना दूँगा जो एक वन शॉट डिस्कशन होगा। तो इस वन शॉट डिस्कशन के अंदर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उन सारे केमिकल चेंज में पहले वाले कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसके मेथड क्या हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंसिंग करी क्यों जाती है, ये सब मैंने समझा दिया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो ये है चैप्टर नंबर 1। इसका पहले हमने नोट्स बना दिया है, आपको समझा दिया है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं और इसमें रिएक्टेंट और केमिकल रिएक्शन के फीचर्स को समझा। ये केमिकल रिएक्शन के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, और केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका कैसे लिखा जाएगा, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। फिर ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें हिट एंड ट्रायल और पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं, अब हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएं। उसके लिए क्या करें हम, अगर कोई थर्मल केमिकल रिएक्शन है, चलिए बात करते हैं आयनिक इक्वेशंस की। ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम आयनिक इक्वेशंस कहते हैं। आयनिक इक्वेशंस आर दोज केमिकल इक्वेशंस which involve not only atoms molecule but also involve ions actually taking part in a chemical reaction, and those chemical reactions which are represented by ionic equations are called ionic reactions और equations। अब हम बात करते हैं, जैसे कॉपर +2 आयन है, एक्वस में होता है, Fe आयन होता है, सॉलिड होता है, Fe+2 आयन एक्वस होता है, कॉपर सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। तो देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेस पर तो वही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक में यही अंतर है कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हीट काफ़ी मात्रा में इवॉल्व होगी। इसी के साथ साथ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में भी एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। स्लैकिंग ऑफ लाइम में भी यही प्रोसेस हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी को देना पड़ता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ मात्रा में एनर्जी दी तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को जब हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हम नाइट्रोजन को रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाता है 2NO, ठीक है। तो जो आपका 2NO ये बना है वो एनर्जी के बेस पर बना है और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे करके बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है वो भी आपकी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्शंस की। तो नेचर ऑफ रिएक्शन के आधार पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन, इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हीट निकलती काफ़ी अधिक मात्रा में, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन में, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए सिंगल प्रोडक्ट लिए जाते हैं
और बनते हैं दो से अधिक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, तो स्मॉलर क्वांटिटी में टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, या कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में टूट जाते हैं। अब ये 3 टाइप की होती हैं। एक आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस इन विच डिकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट विद हेल्प ऑफ हीटिंग। तो डिकम्पोजिशन हीटिंग के थ्रू हो रहा है, तो वो होगी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें वाटर को ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन की मात्रा ही 2 होती है और ऑक्सीजन में कम होती है। इसी तरीके से फोटोलाइटिक रिएक्शन होती है, इसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस भी कहते हैं, और ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। 2 केमिकल रिएक्शन काफ़ी फेमस हैं कि कभी भी सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग Br अलग हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो भी डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस को देता है। ये रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शंस हैं। अब अगर हम ये बात करें, इसी के आधार पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा ऐसी बॉटल में रखा जाता है जिसमें लाइट कम जाए, नहीं तो डिकम्पोज होकर के फॉस्फीन गैस बनाएगा और टॉक्सिक होती है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं जो फोटोलाइसिस की वजह से ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे डिहाइड्रेशन है, डाइजेशन है या फर्मेंटेशन है, ये सारी की सारी रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। कुछ और भी रिएक्शन जैसे कार्बोनिक एसिड है, हीट करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसे हीट करते हैं तो अमोनिया और वाटर बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सनलाइट के प्रेजेंस में H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है कि कौन सी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तभी इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में होता ये है कि एक जो आपका पदार्थ होता है ना, वो पदार्थ करता क्या है, कि इस हाँ चलिए, तो वो पदार्थ का काम क्या होता है कि वो पदार्थ आपका रिएक्शन करके और दूसरा पदार्थ बनाता है। लेकिन आप ये देखो कि इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब ये हुआ कि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये Zn उस कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। ऐसे करके Zn ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, ऐसे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, ऐसे एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इसलिए ये रिएक्शंस हो रही हैं, अदरवाइज़ ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिएक्शंस होती नहीं हैं, जब कम रिएक्टिव मेटल को किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है जो ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थों के सॉल्यूशन में रिएक्ट कर सकते हैं, पर होता नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। तो ये सब सारा प्रोसेस ऐसा तो है नहीं कि मेटल के साथ ही होता है, पर मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। या फिर इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए C+O2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आपका ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है। रिडक्शन में भी सेम वही कंडीशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ का अगर हम केस देखें तो ZnO से क्या बन रहा है, Zn, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन है क्योंकि इससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो आपका कार्बन है
ठीक है, कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मतलब ZnO प्लस सी इक्वल CO प्लस Zn, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं। अब इस बार रेंसिडिटी और कोरोजन को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आसान तरीके से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।